हाँ भी बच्चों, गुरु नानक देव हाई स्कूल नबियाबाद में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है या सब्जेक्ट है वो ये रहेगा कि विद्या को, जो हमारी शिक्षा है, पढ़ाई है, इसको अपने जीवन में लागू कैसे किया जाए और इसको जीवन में लागू करने के क्या फ़ायदे हैं। इस सब्जेक्ट पर आज हम सारे बात करेंगे। शिक्षा को जीवन में लागू करने का मतलब है कि जो कुछ आपने आज तक सीखा है, जो कुछ आपने आज तक पढ़ा है, उसको अपनी पर्सनल लाइफ में, अपने व्यवहार बिहेवियर में और समाज में कैसे लागू किया जाए, कैसे उसको अपने कामों में लागू किया जाए और उन कामों से हम लाभ ले सकें। जो कुछ हमने पढ़ा है, जो कुछ हमने सीखा है, उसको ज़िंदगी में कैसे लागू किया जाए। आप कहोगे कि पढ़े लिखे लोग तो यहाँ पर बहुत हैं, तो लागू तो वो करते ही हैं लेकिन ऐसा आपको दिखेगा नहीं। जब इस दुनिया को ध्यान से देखोगे तो देखो, जितने भी सड़कों पर काम कर रहे हैं मजदूर, तारकोल उठा कर जा रहे हैं या फावड़े से काम कर रहे हैं, वो अधिकतर लोग अनपढ़ हैं। कोई 5, 6, 7, 8, 10 पढ़ा हुआ है, इससे ज़्यादा पढ़े नहीं हैं। वो सड़कें बना रहे हैं जो अनपढ़ हैं। जो किसान भाई हैं वो 8, 10 या +2 तक पढ़े हैं, तो वो खेती कर रहे हैं। जो अनपढ़ लोग हैं, जो अनपढ़ औरतें हैं, वो हाउसवाइफ हैं, वो बच्चों को संभाल रही हैं, रोटी पका रही हैं, सफाई कर रही हैं। जितने भी अनपढ़ आदमी हैं, ज़्यादा +2 तक पढ़े होंगे, जितने भी ये सफाई कर्मचारी हैं वो सफाई कर रहे हैं गलियों की। जितने भी फसल लगा रहे हैं, काट रहे हैं, वो करीब करीब सारे के सारे अनपढ़ हैं। समझ गए ना ये बात? ये तो सारे काम कर रहे हैं जो अनपढ़ लोग हैं और ईमानदारी से काम कर रहे हैं। कोई दूध बेच रहा है, कोई दुकान चला रहा है, कोई रेहड़ी लगा रहा है, वो अपने परिवारों को पाल रहे हैं। रिश्वत कौन ले रहा है? एक आदमी की 80,000 रुपये तनख्वाह है और 80,000 रुपये तनख्वाह लेने वाला आदमी 400 रुपये दिहाड़ी वाले से रिश्वत मांग रहा है। बिहार में 11 पुल गिर गए। वो पुल किसने बनाए? इंजीनियर ने, जिसने ठेका दिया। इट मीन्स वहाँ पर हेरा फेरी हुई। तो हेरा फेरी कौन कर रहा है? डुप्लीकेट दवाइयाँ कौन बेच रहा है? पढ़े लिखे ना। रिश्वत कौन ले रहे हैं? पढ़े लिखे। तो इट मीन्स कि जो पढ़े लिखे, मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़े लिखे सारे बेईमान हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ाई बेकार है, व्यर्थ है। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। काला अक्षर भैंस बराबर हो जाएगा। अनपढ़ आदमी की कोई ज़िंदगी नहीं होती। लेकिन अगर जो कुछ स्कूलों में से सीखा है उसको इन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में लागू किया होता तो हमारा देश सबसे आगे होता। यहाँ पर रिश्वतखोरी, चोर बाजारी, करप्शन नहीं चाहिए। क्या कोई धर्म, कोई मज़हब या कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी ये सिखाती है कि बलात्कार करो? सिखाती है बच्चों? नहीं ना। देश में जगह जगह बलात्कार हो रहे हैं और उनमें ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं शामिल, ज़्यादा। तो इट मीन्स कि जो कुछ पढ़ा है उसको हमने ज़िंदगी में लागू नहीं किया। अगर उसको अपनी ज़िंदगी में लागू किया होता तो हमारी पर्सनल लाइफ, हमारी फैमिली लाइफ और हमारी सोशल लाइफ कुछ और होती। इसलिए आज हम इस विषय पर बात करेंगे कि जो कुछ आपने अब तक सीखा है या आगे जो आप सीखोगे, जो आप आगे पढ़ोगे, उसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट किया जाए। अगर आप उस चीज़ को ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करोगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। इस दुनिया में इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। आप बहुत कुछ कर सकते हो। आप में बहुत बड़ी सामर्थ्य है, आप में बहुत बड़ी ताकत है, आपके अंदर बहुत बड़ी बड़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं जिनको आप उजागर करके दुनिया के सबसे महान इंसान हो सकते हो। अगर आप इन चीज़ों को ध्यान से सुनोगे और इन चीज़ों को लागू करने का यत्न करोगे तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ आप सारे बच्चे दुनिया के सबसे महान बच्चे बनोगे। तो सबसे पहले मैं छोटी सी मिसालें देकर, छोटे छोटे प्रमाण लेकर आपको समझाने का यत्न करता हूं और हम समझने का यत्न करेंगे कि अगर हम इन चीज़ों को ज़िंदगी में लागू करें तो उसका क्या लाभ हो सकता है और कैसे लागू करें।
जैसे आप सारे बच्चे स्कूल में आते हो तो सबसे पहले आपको लाइन में लगाया जाता है, नहीं प्रेयर कराने के लिए लाइन में लगना सिखाया जाता है। अब यहाँ पर आप लाइन में लगते हो, हम भी लाइन में लगते रहे, हम भी प्रेयर करते रहे, जितने भी डॉक्टर इंजीनियर हैं वो लाइन में लगते रहे, लेकिन इस चीज़ को ज़िंदगी में लागू नहीं किया। जब आप बैंक में जाते हो तो वहाँ आप क्यों नहीं लगाते, वहाँ आप कभी इधर घुसते हो, कभी दूसरे को धक्का दे रहा है, तीसरा तीसरे को। हॉस्पिटल में जाते हो तो कैसे एक दूसरे के आगे पर्चियाँ घुसेड़ी जा रही हैं। जब हम बस में चढ़ते हैं तो वहाँ कोई लाइन नहीं लगाता ना। अगर इस लाइन में लगने को हमने सीखा होता तो जब हम बैंक में जाते तो क्यों लगा होता, ऑटोमेटिकली एक एक आदमी अपनी अपनी बारी से जाता और वो काम कितना आसान हो जाता। अगर बस जब आ रही है, जैसे आप स्कूल में लाइन में लगते हो तो वहाँ भी अगर आप लाइन लगा लो और लाइन में लगाकर चढ़ो तो कितना अच्छा होता। मैं 15-20 देशों में घूम कर आया हूँ, मैं ज़्यादा बाहर ही रहता हूँ। वहाँ पर बस आती है ना तो बस आने से पहले ही क्यों लगा हुआ है, कोई धक्का नहीं है। हर आदमी उसने अंदर जाना है, अपना कार्ड निकाला, टच किया, उसका पैसे कट गए, वो आगे सीट पर जाकर बैठ गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। इसी तरह जो बैंक हैं तो बैंकों में क्यों है, क्योंकि उन लोगों ने नियमों का पालन किया है, इसलिए वो देश आगे हैं। लेकिन हमने पालन नहीं किया ना। अगर सिर्फ लाइन में लगने को ही हम समझ लेते तो ये हमारे देश का हालात कुछ और होती। नंबर 2, यहाँ पर आपको मिलकर चलना सिखाया जाता है। जब आप प्रेयर की उसके बाद में लाइन में लगकर आप सीधे चलकर अपने क्लासरूम में जाते हो, मिलकर चलना। लेकिन बाहर हमने मिलकर चलना नहीं सीखा। देखो जितने भी आप यहाँ बच्चे बैठे हो, इसमें कुछ सिख बच्चे हैं, कुछ मुसलमान हैं, कुछ हिंदू हैं। हैरानगी की बात यह है कि हिंदू, मुसलमान, सिखों के ये छोटे छोटे बच्चे हैं ना, ये इकट्ठे खेलते हैं, इकट्ठे पलते हैं। किसी की कोई लड़ाई नहीं, मैदान में खेल रहे हैं या किसी पार्क में खेल रहे हैं, गांव की गलियों में खेल रहे हैं। खेलते हैं ना हिंदू, मुसलमान, सिखों के बच्चे, बड़े प्यार से खेलते हैं। लेकिन जब ये 18-20 साल के हो जाते हैं, ये एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, सिख है। होता है ना ऐसा होना नहीं चाहिए था। तो स्कूल में हमको जैसे मिलकर चलना सिखाया जाता है, इसको अपनी ज़िंदगी में आम लोगों ने लागू नहीं किया, इम्प्लीमेंट नहीं किया। अगर हम इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें, कभी किसी परिवार में झगड़ा नहीं होगा, किसी परिवार में तलाक नहीं होगी, हमारे घर आदिक नहीं टूटेंगे। तो इस तरह हम जो कुछ स्कूल में से सीखते हैं उसको हमने लागू करना है। तो आज का विषय ये है कि इसको लागू किया कैसे जाए, वो मेथड क्या है। उसके लिए जब आप गूगल पर सर्च करोगे ना, काइजन थ्योरी, जब आप काइजन वर्ड डालोगे तो आपको पता लगेगा कि ये काइजन एक जापानी शब्द है और इस काइजन को काइजन थ्योरी में बदल दिया। जब जापान पर हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर एटम बम गिराए गए, लाखों लोग जलकर राख हो गए, शहर बर्बाद हो गए, जापान खत्म हो गया। अब लोगों का मनोबल खत्म हो चुका है, उजड़े हुए जापान को दोबारा बसाना है, दोबारा डेवलप करना है। तो उन्होंने काइजन थ्योरी का उपयोग किया। काइजन का मतलब होता है बदलाव, शुभ बदलाव, कुछ अच्छा करना और थोड़ा थोड़ा करना, थोड़ा थोड़ा करना। अगर आप अपनी ज़िंदगी में लागू करना चाहते हो, काइजन थ्योरी को अपनाओ और थोड़ा थोड़ा लागू करो, क्योंकि आपकी कंटिन्यूटी नहीं रहेगी अगर आप बहुत ज़्यादा प्लान कर लोगे। सपोज आप सैर शुरू करना चाहते हो, सैर करना, आप एक दिन चलते हो, 2 किलोमीटर चले, अगले दिन आपकी पिंडलियाँ दुखने लग गई, आप गए ही नहीं। काइजन थ्योरी क्या कहती है कि आप चलो, पहले दिन आप 10-20 मीटर चलो या 2 मिनट चलो, 3-4 दिन बाद फिर 3 मिनट, फिर 4 मिनट, फिर 5 मिनट, ऐसे आप चलना शुरू करोगे तो आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। एक भैंस ने बच्चा दिया,
और जो किसान था उस भैंस के बच्चे को कंधों पर उठाकर लाया। आपको तो पता है गांव में उठा लाते ना, कंधों पर उठाकर ऐसे लाया, पीछे पीछे भैंस उसके पैर थे उसको चाटती गई और उस अपने भैंस के बच्चे को लेकर घर आ गया। उसको बहुत अच्छा लगा, बच्चे को कंधों पर उठाना अच्छा लगा। तो उसने दूसरे दिन उस बच्चे को कंधे पर फिर उठाया और अपने घर के अंदर थोड़ा सा घूम लिया। उसने तीसरे दिन बच्चे को फिर उठाया, चौथे दिन फिर उठाया। अब बच्चा जो है थोड़ा थोड़ा बड़ा होता जा रहा है, इतना इतना वेट बढ़ रहा है नहीं उसका। हर रोज उस आदमी की भी इतना इतना वजन ज्यादा उठाने की प्रैक्टिस हो रही है। अब 2 महीने बाद वो बच्चा काफी बड़ा हो गया, लेकिन 2 महीने में उसकी भी उतनी ही प्रैक्टिस होती गई और वो भैंस का बच्चा एक दिन भैंस के बराबर हो गया। लेकिन उसने फिर भी उसको बड़े प्रेम से उठाकर और उसको फिर रहा था। क्यों फिरा? क्योंकि इसकी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस होती चली गई। इसलिए किसी भी काम में आप एक्सपर्ट होना चाहते हो तो आप थोड़ी थोड़ी डेली प्रैक्टिस करते चले जाओ। तो मैं बच्चों आपको 10-15 पॉइंट लिखाऊंगा जो आपकी ज़िंदगी में काम आएंगे। तो हो सके तो आप वो पॉइंट नोट करते जाना। सबसे पहला जो आपका पॉइंट है वो है कि सतत शिक्षा, व्यवहारिक उपयोगिता। व्यवहारिक उपयोगिता लिख लो आप, व्यवहारिक उपयोगिता कि जो हमारी चीज़ें हैं, जो हम रोज सीखते हैं, उसको व्यवहारिक रूप में लाना। मान लो आपको आज अध्यापक ने कहा कि सच बोलो, आपने सुना, आपने पढ़ा, तो इसको व्यवहारिक रूप में लाओ, मतलब अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करो। तो आज से सच बोलना शुरू करो। अगर हम सच बोलना शुरू कर दें तो हमारे देश की सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। पूरी दुनिया की समस्याओं का हल सिर्फ सच है और हर समस्या का कारण है झूठ। जो सच बोलेगा वो आदमी रिश्वत नहीं ले सकता। रिश्वत कैसे लेगा? झूठ बोलने के बिना रिश्वत नहीं ली जा सकती। जो आदमी सच बोलेगा वो डुप्लीकेट दवाइयाँ नहीं बेच सकता। जो आदमी सच बोलेगा वो दूध में मिलावट नहीं करेगा, वो सिंथेटिक दूध, सिंथेटिक पनीर नहीं बना पाएगा। जो आदमी सच बोलेगा वो बलात्कार नहीं करेगा, वो हर बेटी को अपनी बेटी समझेगा। जो सच बोलेगा वो जीवन में कामयाब होगा। जो सच बोलेगा उसको इज्जत, मान, सत्कार मिलेगा। सहमत हो आप इस चीज़ से? तो पढ़ तो हमने लिया, हमारे टीचर्स ने हमको पढ़ाया कि सच बोलो, तो इसको ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करो। जो मैं पहला आपको ये पॉइंट बता रहा हूँ कि व्यवहारिक उपयोगिता सीखो, जो आपके अपने कार्य क्षेत्र में लागू करो। जहाँ पर आप काम करते हो, स्कूल में पढ़ते हो, पढ़ाते हो, खेती करते हो, दुकान करते हो, व्यापार करते हो, तो जो भी यहाँ से सीखो उनको इम्प्लीमेंट करने का यत्न करो। आगे है सतत शिक्षा। नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 है सतत शिक्षा। सतत शिक्षा का मतलब सीखने की प्रक्रिया को जारी रखो। जैसे आप हर रोज स्कूल में आते हो तो आपने पहली क्लास से शुरू किया, ABCDEF, क ख ग घ या ऊड़ा एड़ा या उर्दू के वर्ड जो आपने पढ़े, आपने ABCD से शुरू किया। ABCD के बाद A से एप्पल, B से बैट वगैरह पढ़ते आप दूसरी क्लास में चले गए, तीसरी में, चौथी में, 5वीं में, +2 में BA कर ली, MA कर ली, PhD कर ली, आप डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, वैज्ञानिक बन गए। क्यों बन गए? क्योंकि हर रोज पढ़ते रहे, हर रोज कुछ सीखते रहे, इसीलिए बन गए ना। जो बच्चे स्कूल में लगातार नहीं आए या जिन्होंने सीखने का यत्न नहीं किया, वो या तो फेल हो गए या फिर वो पीछे आज दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं। तो सतत शिक्षा, यहाँ से आपने एक शिक्षा लेनी है कि इस चीज़ को ज़िंदगी में कैसे लागू करें। जैसे यहाँ आप हर रोज़ सीखते हो, इस चीज़ को ज़िंदगी में लागू करो कि हर रोज़ कुछ नया सीखो, कुछ नया सोचो, कुछ नए सवाल करो। जैसे न्यूटन है, न्यूटन सेब के पेड़ के नीचे है, अब ऊपर से सेब गिरता है,
अगर मेरे जैसा कोई इंडियन आदमी होता, वो सेब को उठाता, थोड़ा सा हाथ पर रगड़ता और उसको खाता और कहता दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, यही कहता ना। लेकिन उसने सोचा, उसने सवाल किया कि ये सेब नीचे क्यों गिरा, इस साइड में क्यों नहीं चला गया, इस साइड में क्यों, ऊपर क्यों नहीं चला गया। जब उसने सोचा और खोज की तो उसने ग्रेविटी फोर्स की खोज की। राइट बंधु हैं, उन्होंने ये कौवे, चिड़ियाएँ, चीलें उड़ती हुई देखी, हजारों सालों से उड़ रहे थे पंछी। लेकिन पहले दिन उन्होंने सोचा कि ये पंछी हैं, ये पंख भी नहीं हिला रहे और नीचे भी नहीं गिर रहे और पंख चौड़े करके आगे भी चलते जा रहे हैं, क्या आदमी भी उड़ सकता है? तो उन्होंने इस चीज को बेस बनाकर हवाई जहाज की खोज कर दी। उन्होंने कहा कि हम लोहे को उड़ाएंगे। लोगों ने कहा ये पागल हैं, लोहा भी कभी उड़ता है, लोहा भी कभी उड़ा है, ये पागल हैं। लेकिन उनको अपने आप पर कॉन्फिडेंस था, उन्होंने सवाल किया और आज हजारों लोग, लाखों लोग हवाई जहाज़ों में उड़ रहे हैं। इसलिए कुछ नया सीखो, जैसे यहाँ पढ़ते हो ना स्कूल में, इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करो, कुछ नया सोचो। अब आप कहोगे कि हम नया क्या सोचें, तो बेटे आप अपने कपड़े प्रेस करते हो ना, आज आपके कपड़े बहुत अच्छे हैं तो कल को इनको और अच्छी तरह प्रेस कर लो। आज अपने कपड़े तय किए तो इनको और अच्छी तरह, आज आपका कमरा बहुत सुंदर था, कल इसको और सुंदर बनाओ। आप जैसे पीछे बच्चियां बैठी हों, आज आपने सब्जी बनाई, बहुत स्वाद बनी, लेकिन कल को और स्वाद बनाओ। हम ये काले चने हैं ना, एक 100 रुपये के लाएं तो हमारा सारे का सारा परिवार 100 रुपये में सब्जी बना के खा लेगा। पर अगर हम रेस्टोरेंट में जाएं, जाते हो ना सारे रेस्टोरेंट में, क्यों जाते हो? क्योंकि वहाँ आपको खाना कुछ स्वाद लगता है। तो जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो वहाँ आपको 100 रुपये की एक प्लेट मिलती है। जब आप 3 स्टार होटल में जाते हो वो इस प्लेट आपको 1000 रुपये में मिलती है, और जब आप 5 स्टार होटल में जाते हो वो ही चनों की प्लेट 2000 या 5000 की हो जाती है। क्वालिटी है ना उनकी। देखो वो ही चने हैं, प्याज हैं, लहसुन है, हल्दी है, बनाने वाला भी आदमी है। इट मीन्स अगर आप प्रैक्टिस करो हर रोज कुछ नया सीखने की, तो 5 स्टार होटल से बढ़िया खाना आप अपने घर में बना सकते हो। कुछ नया सीखो। आज आपकी वर्डिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन अच्छी वर्डिंग का ये एंड नहीं है, कल को नई वर्डिंग। आज आपका बिहेवियर बहुत अच्छा था, लेकिन कल को अच्छा बिहेवियर। आज आप प्रेम से रहे तो ये प्रेम का एंड नहीं है, कल को और प्रेम। इसको कहते हैं सतत शिक्षा। सतत शिक्षा का मतलब हर रोज हर पल कुछ नया सीखने की आदत डालो, इस चीज को लागू करो। तीसरा है नंबर 3, सही निर्णय लेना। सही निर्णय लेना, निर्णय का मतलब फैसले। सही फैसले लो, क्योंकि आपकी जिंदगी में आप कामयाब होंगे या नाकामयाब होंगे, ये आपके फैसलों पर निर्भर करेगा। आप अच्छे इंसान बनेंगे या बुरे बनेंगे, ये आपके फैसले पर निर्भर करेगा। आपके किसी के साथ संबंध कैसे रहेंगे, ये आपके फैसले पर निर्भर करेगा। कल को आप डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक क्या बनोगे, वो आपके फैसले पर निर्भर करेगा। मान लो आप रोड पार कर रहे हो, सामने रेड लाइट है, आपने फैसला गलत ले लिया, निकल लो, उधर से टक्कर हो गई, एक्सीडेंट हो गया, आपकी टांगें टूट गई या किसी का नुकसान हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि आपका फैसला गलत था। आपने एक चुटकुला सुना होगा ना, शायद वो चाचे चतरे का है। बोला तेरी टांग कैसे टूटी? बोला कि टांग ऐसे टूट गई यार, एक्सीडेंट हो गया। बोला एक्सीडेंट कैसे हुआ? बोला मैं जा रहा था, मेरा चाचा पीछे बैठा था, आगे रेड लाइट थी, मैंने मोटरसाइकिल रोक दी, मेरा चाचा बोला शेर बन शेर, निकाल दे। मैंने रेस दी, निकाल दी। आगे फिर रेड लाइट थी, मैंने मोटरसाइकिल रोक ली,
चाचे ने फिर कहा शेर बन निकाल दे, मैंने निकाल दी। बोला फिर, बोला तीसरी जगह पर हरी बत्ती थी, मैंने मोटरसाइकिल निकाली, दूसरी तरफ से एक और शेर बना हुआ आ रहा था, उस शेर ने मेरे बीच में ठोकी, दोनों टांगे टूट गई। गलत है ना? गलत फैसला आपकी जिंदगी को तबाह कर देगा। इसलिए सही फैसले लो। किसी भी चीज का फैसला लेने से पहले सैकड़े बार सोचो कि इसका रिजल्ट क्या होगा। तो तीसरा पॉइंट है, आप सही फैसले लो कि सही क्या है और गलत क्या है। पॉइंट नंबर 4, समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। देखो, स्कूल में आप क्यों पढ़ जाते हो? स्कूल में बच्चे इसलिए पढ़ जाते हैं क्योंकि यहाँ पर टाइम टेबल है। सपोज कि 8 बजे स्कूल शुरू हुआ, 8:45 तक आपका एक पीरियड है, फिर 9:30 तक है, फिर 10:15 तक है। इस तरह आपके पीरियड हैं। आप हर पीरियड में पढ़ते जा रहे हो टाइम मुताबिक। घर में भी आपका टाइम टेबल है, आप कामयाब हो जाते हो। लेकिन जब आप स्कूल छोड़ देते हो, जैसे मैंने स्कूल छोड़ दिया, किसी और ने छोड़ दिया, हमारा टाइम टेबल नहीं रहता, फिर हमारा ध्यान खिंड जाता है। ध्यान खिंडने की वजह से हम समझते हैं हमारी याददाश्त कमज़ोर हो गई। याददाश्त वगैरह कमज़ोर नहीं होती, सिर्फ हमारा ध्यान भटक जाता है। इसलिए समय प्रबंधन शिक्षा से सीखें, समय का सही प्रयोग करें। आप अपना एक पल भी व्यर्थ ना गंवाएं। किस टाइम खेलना है, किस टाइम पढ़ना है, सोना है, जागना है। सोशल मीडिया का कम से कम प्रयोग करें, क्योंकि सोशल मीडिया पर व्यर्थ में सारा दिन रीलें देखना और स्क्रॉलिंग करना वो आपकी पढ़ाई को तबाह करेगा। सोशल मीडिया के लिए अगर टाइम रखना ही है तो टाइम रखो, 5-10 मिनट सवेरे, 5-10 मिनट शाम को। आपके व्हाट्सएप पर कुछ मैसेज आते हैं तो वो मैसेज ज़रूरी हैं, देख लो 5-10 मिनट। सारा टाइम बेकार में ना गवाओ, अपने समय का प्रबंधन करो। जैसे स्कूल में है तो इस चीज़ को अब आप अपनी ज़िंदगी में लागू करो। ज़िंदगी में कैसे लागू करो? ज़िंदगी में लागू करने के लिए अपने घर पर भी टाइम बनाओ, खाने का, सोने का, खेलने का, पढ़ने का, मिलने का। जब आप टाइम का प्रबंधन कर लोगे, वो आदमी कभी भी ज़िंदगी में फेल नहीं होता जो अपना समय का प्रबंधन करना जानता है। विदेशों में टाइम के पाबंद हैं लोग। एक बार जापान में एक ट्रेन 49 सेकंड लेट हुई थी। 49 सेकंड, मिनट नहीं सेकंड, 49 सेकंड लेट हो गई ट्रेन। जो ट्रेन का ड्राइवर है उसने अनाउंस करके मुआफ़ी मांगी कि मैं मुआफ़ी चाहता हूँ, ट्रेन लेट हुई है क्योंकि अगली ट्रेनें कईयों की छूट गई। सरकार ने जितने भी ट्रेन में मुसाफिर थे सबका किराया वापस कर दिया और मुआफ़ी भी मांगी। इतने पाबंद हैं लोग। अब इंग्लैंड में 1-2 ट्रेनें हैं जो लाइन है वो बिना ड्राइवर के हैं, ऑटोमेटिक ट्रेनें हैं, मैंने खुद सफ़र किया है। 1 सेकंड भी लेट नहीं है। हर आदमी अपने टाइम पर पाबंद है टाइम का। जो लोग टाइम के पाबंद हैं वो कामयाब होते हैं। सूरज कभी लेट हुआ? आप 9 बजे जागो या 6 बजे, सूरज अपने टाइम पर है, धरती अपने टाइम पर घूम रही है, मौसम अपने टाइम पर बदल रहे हैं। ये सारी चीज़ें टाइम के अंदर हैं, नियम के अंदर हैं, इसलिए ये दुनिया सुंदर है। तो समय प्रबंधन, अपने टाइम को एक सेकंड भी व्यर्थ ना गवाओ और अपनी आम जिंदगी में भी इस चीज़ को लागू रखो। नंबर 5, आत्म सुधार। आत्म सुधार, अपने आप का सुधार करो। हम क्या करते हैं, मैं तुम्हारी गलतियां देख रहा हूं कि इस बच्चे की ये गलती है, इस लड़की की ये गलती है, उसकी, मैं लोगों की गलती देख रहा हूं लेकिन मेरे को अपनी गलती नज़र नहीं आती। आप बहनों भाइयों की गलती देख रहे हो, आपको अपनी गलती नज़र नहीं आती। अपने आप को सुधारो, आत्म सुधार। जब आप अपना सुधार करोगे, इसमें व्यक्तिगत और जो पेशेवर जीवन है आपका पर्सनल लाइफ
और प्रोफेशनल लाइफ है, उसमें बहुत बड़ी तरक्की होगी। अगर आप अपना सुधार करते हो, अपने बोलचाल में, अपने रहन सहन में, आपके अंदर नेगेटिविटी है उसको सुधारते हो, आप आलस की बजाय उद्यमी बनते हो, तो आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो कामयाब होगी। और अगर आप व्यक्तिगत सुधार करते हो तो जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है उसमें आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। मान लो सपोज कि आप दुकानदार हो और आपकी बोलचाल बहुत बढ़िया है, आपके चेहरे पर मुस्कान है, आप आए गए ग्राहक से बहुत प्यार से बात करते हो, तो आपकी दुकान पर ग्राहक बढ़ेंगे, आपकी दुकान ज़्यादा चलेगी। किसी ने कहा है मीठा बोलने वाले की मिर्चें भी बिक जाती हैं और कड़वा बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकता। फर्क है ना, इसलिए अपना सुधार करो। एक बार दांतों की और जीभ की आपस में बहस हो गई। दांत जीभ से कहने लगे कि ये जीभ तू अकेली है, कमज़ोर है, मांस का छोटा सा टुकड़ा है, हम 32 हैं, शक्तिशाली हैं, जब चाहें ये जीभ तेरे टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं, हमारे में ताकत ज़्यादा है, हम सख्त हैं, मजबूत हैं, हमारी गिनती ज़्यादा है। जबान हंस के बोली मेरे को पता है आपकी गिनती ज़्यादा है, ताकत ज़्यादा है, पर आपको एक बहुत बड़ा भ्रम है, आपको मेरी ताकत का नहीं पता। मेरे में इतनी ताकत है, घर से बाहर निकल के एक बोल ऐसा बोलूँगी 32 के 32 निकलवा कर बाहर रखवा दूंगी। किसी को गाली दोगे, अगला मुक्का मारेगा, 32 के 32 निकाल देगा ना। तो आत्म सुधार आपकी पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। इसलिए हर रोज अपना विकास करो कि कल की बजाय आपने क्या अच्छा किया। आपका कंपटीशन किसी से नहीं है। अगर आप कंपटीशन में जीतना चाहते हैं, आप वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, तो किसी का रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश मत करो। हर रोज अपना रिकॉर्ड तोड़ते चले जाओ। मान लो आपके स्कूल में एक बच्चे का रिकॉर्ड है कि उसने 98% नंबर लिए, 98% नंबर लिए, उसका रिकॉर्ड है। आपके नंबर है 60%, तो आप 98% वाले का रिकॉर्ड तोड़ने की चिंता मत करो, अपना रिकॉर्ड तोड़ो कि अगले पेपर में 70% लूँगा। फिर अपना रिकॉर्ड तोड़ो कि मैं 75% नंबर लूँगा। फिर रिकॉर्ड तोड़ो कि मैं 80% नंबर लूँगा, मैं 80% से 90% लूँगा, और 90 की बजाय मैं 100%। जिस दिन आप 100% नंबर ले लोगे तो 98% वाले का रिकॉर्ड तो ऑटोमेटिकली टूट जाएगा। इसलिए आपका मुकाबला किसी से नहीं है, आपका मुकाबला खुद से है। अपने आप से मुकाबला करो कि कल की बजाय आज आपने क्या किया है, और इस चीज़ को लागू करने के लिए टू डू लिस्ट बनाओ। आप सबके पास फ़ोन है, टू डू लिस्ट जो कल करना है आज लिखो, और लिखो इस रूटीन में नंबर 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड या ABCD, जो पहले ज़रूरी काम है उसको नंबर 1 पर लिखो, जो उससे कम ज़रूरी है 2 पर, उससे कम ज़रूरी है 3 पर, और चौथे नंबर पर उस चीज़ को लिखो। अगर वो काम हो गया फिर भी ठीक है, ना हुआ फिर भी ठीक है, और उन कामों को उसी टाइम पर करते चले जाओ। अगर आप आत्म सुधार करोगे हर रोज़, तो आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में आप दुनिया के सबसे तरक्की करने वाले इंसान बन जाओगे। नंबर 6, आर्थिक योजना। नंबर 6, आर्थिक योजना। अब देखो, आम लोग जो हैं, धार्मिक लोग हैं ना, जो बहुत सारों की मैं बात नहीं करता, जो हमारे बाबाएं हैं, पुजारी हैं, वो कहते हैं धन साथ नहीं जाएगा। क्या कहते हैं? धन साथ नहीं जाएगा, माया साथ नहीं जाएगी। सिर्फ इतनी बात कहने के बाबा लोग 2-2 लाख रुपया ले लेते हैं कि धन साथ नहीं जाएगा, कुछ साथ नहीं जाएगा। अरे साथ तो नहीं जाएगा, लेकिन इस दुनिया में तो काम आएगा। इस दुनिया में पैसे के बिना तो कुछ भी नहीं है ना। अगर आपने स्कूल में पढ़ना है तो आपको फीस तो भरनी पड़ेगी, रात को रोटी खानी है तो पैसा चाहिए, कपड़े के लिए पैसा चाहिए। इसलिए जो आर्थिक योजना है वो ज़रूर बनाओ, क्योंकि स्कूलों में पढ़ाया जाता है ना
जो भी ये फाइनेंशियली आपने कैसे मजबूत होना है, पैसे को कैसे संभालना है, तो अभी से आप सीखो और इसको अपनी ज़िंदगी में कैसे लागू करो। मान लो आप अभी बच्चे हो, कुछ कमाते नहीं हो, आपको पॉकेट मनी मिलती है। मैं सपोज शब्द यूज कर रहा हूँ, सपोज आपको 20 रुपये डेली पॉकेट मनी मिलती है, तो आप बजट बनाना या बचत करना आज से सीखो। इसमें से 10% सेव करो। 20 रुपये मिले, 2 रुपये सेव कर दो, 18 रुपये खा जाओ। पहले आप कहोगे कि 2 रुपये से क्या बनेगा, बहुत कुछ बनेगा। आपको एक आदत बनेगी, आपके अंदर आदत डेवलप होगी बचत करने की। अगर 2 रुपये रोज सेव करते हो तो महीने में कितने हो गए, 60, साल में 720 के करीब, 2 साल में 10 साल में कितने हो जाएंगे। सिर्फ अगर आप 10% सेव करते हो तो आपके पास बहुत सारा पैसा आ जाता है। अब उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करो। छोटी सी मूंगफली की रेहड़ी लगा लो। मैं आपको वो बातें बता रहा हूँ जो बिल्कुल सिंपल हैं। अब आपने मूंगफली की रेहड़ी लगा ली तो कहोगे मूंगफली की रेहड़ी से क्या होगा। आपने 1000 रुपये की मूंगफली डाली, उसमें से कमा के आपने 5000 कमाया। धीरे धीरे आप बचत करते गए, आपके 10,000, 20,000, 50,000 हो गया। जिस दिन 50,000 हो जाए उस दिन आप दुकान किराए पर ले लो, तो आप बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ते चले जाओगे। तो बच्चों, ये आदत अपने व्यवहारिक जीवन में डालने की कोशिश करो। तो ये जो 6वां पॉइंट आपको लिखवाया था, ये है आर्थिक योजना, बजट बनाना और निवेश करना। जो लोग बजट नहीं बनाते, अपने बजट के या इनकम से बाहर खर्च करते हैं, वो लोग कर्जाई हो जाते हैं। इसलिए जितनी आपकी इनकम है उसमें से 10% सेव करो और बाकी की आप बजट बनाओ। कपड़े कितने के लेने हैं महीने में, राशन है वो है, दवाइयों के लिए, इमरजेंसी के लिए। तो ये सारे का सारा जब आपका बजट होगा, उस बजट के अंडर आप चलोगे तो आप ज़िंदगी में कामयाब हो जाओगे। इन चीज़ों को अपने व्यवहारिक जीवन में लागू करना है जो आपको पढ़ाई जा रही हैं। इससे आगे है स्वास्थ्य और स्वच्छता। स्वास्थ्य और स्वच्छता, नंबर 7, स्वास्थ्य और स्वच्छता। अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देना है, सेहत की तरफ। अगर आप सेहत की तरफ ध्यान नहीं देते, आप फास्ट फूड ज़्यादा खाते हो या मैला पानी पीते हो या गंदी जगह पर श्वास लेते हो या सही खुराक नहीं खाते, तो आप शारीरिक तौर पर कमज़ोर हो जाओगे, शारीरिक तौर पर आप बीमार हो जाओगे। और जब बीमार हो जाओगे, जब कमज़ोर हो जाओगे, तो बीमार और कमज़ोर आदमी ज़िंदगी में क्या करेगा, कुछ कर लेगा बेटा? नहीं ना। इसलिए अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देना है। और दूसरी बात है स्वच्छता, सफाई। अब हमारे देश में एक प्रॉब्लम है, जैसे मैं मोहाली में रहता हूँ ना, तब वहाँ पीछे पिछले साल पानी आ गया 3-3, 4-4 फुट, तो हमारे घर में आ गया। इस बार भी बरसात हुई, थोड़ा पानी गलियों में फिर आ गया। उसका रीज़न क्या है? एक तो पिछले साल तो बरसात ज़्यादा थी, पानी पीछे से आ गया, वो एक अलग बात है। लेकिन थोड़ी सी बरसात में गलियों में पानी भर जाए, उसका रीज़न है हमारे सीवरेज बंद हो जाते हैं। सीवरेज बंद क्यों हो गए? आपने केले खाए, लिफाफे में छिलके इधर डाल दिए, उस लड़की ने लिफाफा डाल दिया, इसने, तो हमने पॉलीथीन वगैरह गंदगी गलियों में डाल दी। वो सारी गंदगी, वो सारे पॉलीथीन गटर में चले गए, गटर आगे जाके बंद हो गया। तो ये किसके कारण हुआ? हमारे कारण में। हमने सफाई नहीं रखी। देखो, मैं इंग्लैंड में था, मेरे साथ एक और भाई साहब थे। उन्होंने एटीएम में से पैसे निकाले, एटीएम में से पैसे निकाले और इतनी सी रसीद निकली, छोटी सी, सिर्फ इतनी सी रसीद थी। उसने वो सड़क पर डाल दी, सड़क पर डालकर चल दिया। हमारे पीछे पुलिस वाले थे, वो पुलिस वाले ने उठा लिया। उसने आवाज़ लगाई, बोला ये, बोला सॉरी मैं उठा देता हूँ। बोला अब तो हमने उठा लिया है। 75 पाउंड जुर्माना किया। 75 पाउंड का मतलब इंडिया के 7,500 रुपया। इतना सा कागज़ नीचे डालने का 7,500 रुपया फाइन किया गया। वो देश साफ सुथरे हैं,
क्योंकि वहाँ ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, सिखाई जाती हैं, लोग इनको लागू करते हैं। अगर आपका ये क्लासरूम साफ़ सुथरा है, मेज़ कुर्सियाँ साफ़ सुथरी हैं तो अच्छा लगेगा, आपके कपड़े साफ़ सुथरे अच्छे लगेंगे। अगर स्कूल में घास उगा हुआ है, सफाई नहीं है, तो यहाँ तो कोई पढ़ने आना नहीं चाहेगा ना। इन चीज़ों को जो आपके स्कूल में सिखाई जाती हैं कि आपके नाखून कटे हुए हैं, आपके बाल वगैरह, आपके कपड़े वगैरह साफ़ सुथरे हैं, सिखाया जाता है ना। लेकिन हम आम जिंदगी में इन चीज़ों को लागू नहीं करते। जहाँ पर मर्जी हम खा रहे हैं, मूंगफली फेंक जा रहे हैं नीचे, ये गलत बात है। इतना सी भी गंदगी गलियों में मत फेंको। जब आप गंदगी फैलाओगे, मच्छर पैदा होंगे, तो बीमार कौन होगा? हम। इसलिए सफाई का ध्यान रखो। अपने घर, अपने आसपास, अपने घर का कूड़ा गली में मत फेंको, उसको कूड़े वाली जगह पर फेंको, सफाई रखो और स्वास्थ्य का ध्यान रखो, और इन चीज़ों को ज़िंदगी में आप लागू करो। इसके बाद है सामाजिक जिम्मेदारी। सामाजिक जिम्मेदारी आपकी सोशल लाइफ है, तो यहाँ हमारे कुछ सामाजिक मुद्दे हैं, वो सामाजिक मुद्दे उठाओ। कैसे हैं सामाजिक मुद्दे? अब देखो, इस हमारे देश में कितने मंदिर हैं, कितने गुरुद्वारे हैं, मस्जिद हैं। एक एक गांव में एक एक दो दो मंदिर, एक एक दो दो मस्जिद और गुरुद्वारे हैं, है ना। इट मीन्स कि हमारे लोग धार्मिक हैं। कितने हिंदू, मुसलमान, सिख अपने अपने तीर्थों पर नहाने के लिए जाते हैं, कितनी पाठ पूजा होती है। इट मीन्स कि हमारे लोग धार्मिक हैं। पर क्या यहाँ रात को 12 बजे कोई नबियाबाद से पैदल लड़की इंद्री तक जा सकती है? कोई जाने के लिए तैयार है? नहीं ना। क्यों? आपको क्या खतरा है? ये देश तो धार्मिक है। हर गांव में दो दो मस्जिद हैं, मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, भाई जी हैं, मुल्ला हैं, पंडित हैं, वो प्रचार कर रहे हैं। लेकिन हालात क्या है? कारण कि उन चीज़ों को जिंदगी में लागू नहीं किया गया। देखो, हैरानगी की बात है, इंग्लैंड, कनाडा, अमेरिका या जितने भी यूरोप कंट्री हैं, मैं बार बार उन देशों का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर मैंने ये चीज़ें आंखों से देखी हैं। लड़कियाँ, नौजवान जिन्होंने अपना, जिनका आधा शरीर नंगा है, अर्धनग्न अवस्था में है, उनका फैशन है। लेकिन कोई आदमी किसी लड़की की तरफ कानी नज़र से देखता भी नहीं। टच करना, छेड़ना तो दूर की बात है, कोई कानी नज़र से लड़की की तरफ देखता भी नहीं, ऐसे कोई देखता भी नहीं। ये वो लोग हैं, हम उनको धार्मिक नहीं मानते, लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है? इसलिए सामाजिक जो मुद्दे हैं उस तरफ अगर आप ध्यान नहीं देते तो ना तो आप अच्छे स्टूडेंट हो, ना आप अच्छे नागरिक हो, और ना ही आप और मैं इंसान कहवाने के हकदार हैं। अभी ये कलकत्ता में जो बलात्कार की घटना घटी है डॉक्टर के साथ, अब हम तो आम कहते हैं कि वो तो लड़की आधे कपड़े पहनकर, वो तो डॉक्टर थी, उसके कपड़े भी पूरे थे यार, वो अपनी ड्यूटी पर थी। ये सामाजिक मुद्दे हैं, इन चीज़ों को उठाओ। आज किसी की बहन के साथ ये हुआ है, कल को हमारी बेटी के साथ भी होगा, क्योंकि ये बेटियां सबकी बराबर हैं, औरत बहनें सबकी बराबर हैं। हमारे कुछ सामाजिक मुद्दे हैं, जैसे सपोज अब कोई समस्या है किसी की और वो धरना दे रहा है कि हमारी ये समस्याएं पूरी करो, हमको नौकरी दो या तनख्वाह बढ़ाओ या कुछ भी, और वो कह रहा है कि हम रेलों का चक्का जाम करेंगे, हम सड़कें जाम करेंगे, आज भारत बंद रहेगा। यार, नौकरी मैंने थोड़ा देनी है, नौकरी इन बच्चों ने थोड़ी देनी है, नौकरी तो सरकार ने देनी है। लोगों को क्यों परेशान कर रहे हो? किसी का बच्चा बीमार हो सकता है, किसी ने दवाई लेने जाना है, किसी का और कोई काम है, किसी की बारात है, कितने सारे ज़रूरी काम हैं, लोगों के रह जाते हैं ना। तो ये चीज़ें उठाओ कि अगर आपकी सरकार के साथ कोई प्रॉब्लम है तो रास्ते बंद मत करो, दुकानें बाजार बंद मत कराओ। जो आपके इलाके का एमएलए एमपी है उसके दफ्तर को जाकर घेरो कि हम तेरे को बाहर तब निकलने देंगे अगर हमारे ये मुद्दे हाथ से पूरे करोगे। ये चीज़ें होनी चाहिए ना। तो बहुत सारे सामाजिक मुद्दे हैं, जातिवाद है। देखो, ये नीची जात का, ये ऊंची जात का, क्या ये बकवास नहीं तो और क्या है। तो ये सामाजिक मुद्दे हैं
जो आप स्कूलों में पढ़ते हो कि जातिवाद, किसी को छोटी बड़ी जात का समझना, ये सिवाय बेवकूफ़ी के कुछ नहीं है या कुछ है। धर्म के नाम पर दंगे फसाद ये गलत हैं। तो इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लागू करो, इनके लिए लोगों को अवेयर करो। अगर आप अपने समाज का और देश का विकास करना चाहते हो, इस ढंग से जो हम सीख रहे हैं उनको अपनी ज़िंदगी में लागू कर सकते हैं। और अगला है 9 नंबर, अपने संबंधों में सुधार। नंबर 9, संबंधों में सुधार। हमारे जो परस्पर संबंध हैं इनमें रोज सुधार करो। देखो, परिवार टूट रहे हैं, रिश्ते बिखर रहे हैं, मित्रता में दरारें पड़ रही हैं, आदमी आदमी से दूर जा रहा है और बेविश्वासी पैदा हो रही है। जब मैं पुलिस के हाथों में पकड़े हुए कुत्तों को देखता हूँ, मेरे को कई बार रोना आ जाता है, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप कहोगे कि कुत्ता तो पुलिस ने पकड़ा हुआ है, तेरे को क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है यार, बहुत बड़ी। कुत्ता सूंघ कर बताता है ये आदमी चोर है, कुत्ता सूंघ कर बताता है ये आदमी कातिल है, कत्ल इसने किया है। कुत्ता सूंघ कर बताता है इस आदमी की अटैची में कुछ गलत है। अब देखो, चोरी कुत्ते करें, चोरी आदमी करें, कत्ल आदमी करें और उनकी चोरी कुत्ते पकड़ें, इससे ज़्यादा शर्म वाली बात क्या हो सकती है? हम कुत्तों से भी नीचे चले गए। तो ये कदाचित भी ये चीज़ें ठीक नहीं हैं, इन चीज़ों में सुधार चाहिए। तो अपने संबंधों में सुधार करो, आदमियों वाले काम करो। जो हमारे संबंध हैं, बहन भाई का है, पति पत्नी का है, माँ बाप का है, उन संबंधों में सुधार करो। हमारे में क्या होता है, अगर मान लो पत्नी किसी की सब्जी बनाने के लिए वो सब्जी छील रही है और अगर उस पत्नी का पति प्याज छिलवाने लग जाए तो अड़ोसी पड़ोसी कहने लग जाएंगे ये साला जोरू का गुलाम है। यार, पत्नी की सहायता करने से कोई जोरू का गुलाम नहीं हो जाता, ये सहयोग करना है एक दूसरे का। संबंधों में सुधार पैदा करो। बच्चों, आपस में अपने संबंधों में मिठास पैदा करो। अगर आपको इस बहन की ज़रूरत है तो इनका सहयोग करो, किसी भाई से सहयोग की ज़रूरत है, सहयोग करो। किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो दूसरे से समझो। स्टूडेंट और टीचर्स का जो संबंध है इनको सुधारो, अपने पारिवारिक संबंधों को सुधारो। जब आपके संबंध सुधरेंगे तो ये समाज बहुत अच्छा समाज बनेगा। अगर हर आदमी अपने घर में ये काम अपने घर से अपने माँ बाप, बहन भाई सबके साथ प्यार से रहना शुरू करो, मिठास से। अगर हर परिवार ऐसा जीना शुरू कर दे तो ये संसार कितना स्वर्ग हो जाएगा ना। तो अपने संबंधों में मिठास पैदा करो। ईर्ष्या, द्वेष, वैर विरोध की भावना आपस में मत रखो। एक दूसरे का सहयोग करो। नंबर 10, नवाचार। नंबर 10, नवाचार। नवाचार का मतलब नई तकनीक और विचारों को अपनाओ। जो नई टेक्निक्स आ रही हैं उनको अपनाओ। जैसे अब AI है, तो अब AI आगे आ जाएगा। अगर आप उसके बारे में नहीं सोचोगे, उसको नहीं अपनाओगे तो आप पीछे रह जाओगे। देखो, नई टेक्निक जो मेरे को समझ आता है, आने वाले टाइम में करीब 10 साल तक, 10-15 साल में ड्राइवर नाम की जॉब इस दुनिया में नहीं रहेगी। ड्राइवरलेस कारें आ जाएंगी, ड्राइवरलेस बसें, ट्रक आ जाएंगी। अमेरिका वगैरह में तो अब भी हैं, लेकिन उनमें और सुधार आ जाएगा बड़ी तेज़ी से। जो छोटे मोटे ये स्टोर हैं ये बंद होने के कगार पर हैं, क्योंकि सारी शॉपिंग ऑनलाइन होने लग गई है। ये नोट वगैरह जो हैं ये आने वाले टाइम में ख़त्म, ये कैशलेस सारा कुछ हो जाएगा, डिजिटल हो जाएगा। अगर आप इस बारे में नहीं सोचोगे, इस बारे में जानकारी हासिल नहीं करोगे तो आप बच्चों पीछे रह जाओगे। जो नई टेक्निक्स आ रही हैं उनको यूज करो। जैसे कि अब हमारे पास इंटरनेट वगैरह है, तो इंटरनेट पर बहुत कुछ अच्छा हम खोज सकते हैं, गूगल से या AI से या जैसे भी बहुत कुछ अच्छा मटेरियल हमको मिल सकता है। लेकिन हम सारा दिन यूट्यूब पर रीलें देखते हैं या फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर हम लगे रहें तो बेकार हो जाएगा ना। तो जो नई टेक्निक है उनको अपनाओ,
और अपनी ज़िंदगी में नए विचारों को अपनाओ। अगर नए विचारों को नहीं अपनाओगे तो आप पीछे छूट जाओगे। देखो कोडक कितनी तगड़ी कंपनी थी, लेकिन वो ख़त्म हो गई क्योंकि अब रील कैमरा रहा ही नहीं, अब सारा कुछ फ़ोन ने ले लिया। एक मोटरसाइकिल थी राजदूत, उसका कभी राज था, लेकिन विकास नहीं किया तो आज राजदूत मार्केट से बाहर चली गई। तो मेरा मतलब ये नहीं कि ये कंपनियां बेकार थी, बहुत दमदार कंपनियां थी। नए विचारों को अपनाओगे तो दुनिया के साथ मिलकर चलोगे, नहीं तो पीछे रह जाओगे। इसलिए नवाचार को अपनाना और अपनी ज़िंदगी में जरूर लागू करने का यत्न करना। नंबर 10, सतत मूल्यांकन। नंबर 10, सतत मूल्यांकन। सतत मूल्यांकन का मीनिंग है कि आप अपने आप को फैसलों पर समय समय पर उनका विचार करते रहो, मूल्यांकन करो। अब तक जो आपने ज़िंदगी जी है, इसने आप इस ज़िंदगी में आपने क्या गंवाया और क्या पाया, क्या आपको लाभ हुआ, क्या आपको हानि हुई। जो आप काम कर रहे हो, जो आपने फैसले लिए हैं, उनका मूल्यांकन करते रहो। अगर उनका मूल्यांकन नहीं करोगे, मतलब उनके बारे में नहीं विचारोगे ठीक और गलत के बारे में, तो हो सकता है आप गलत ही चलते रहो। आपने मान लो करनाल जाना है और करनाल यहाँ से सपोज कि 1 घंटे का रास्ता है, लेकिन आपको 3 घंटे हो गए चलते हुए कार पर, आप अभी तक पहुँचे नहीं। तो क्या कारण हो सकता है? आपने मूल्यांकन नहीं किया कि मैं करनाल क्यों नहीं पहुँचा यार, 1 घंटे का रास्ता था, 3 घंटे चलते हो गए और अभी आप चले जा रहे हो। आपने मूल्यांकन नहीं किया तो आप जालंधर पहुंच जाओगे, क्योंकि आप गलत एग्जिट ले चुके हो, आपकी डायरेक्शन गलत है। अगर आप गलत डायरेक्शन पर चलोगे तो कभी भी अपनी डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पाओगे। डेस्टिनेशन तय कर लेना ही काफ़ी नहीं है। डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए अपनी सारी ज़िंदगी को झोंक देना ये काफ़ी नहीं है। डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए साधन जुटा लेना काफ़ी नहीं है। डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए डायरेक्शन का ठीक होना अत्यंत ज़रूरी है। इसलिए अपनी ज़िंदगी का मूल्यांकन करते रहो कि मैं ठीक जा रहा हूं या गलत जा रहा हूं। इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लागू करते रहें। आगे है नंबर 12, नैतिक मूल्यों का पालन। नंबर 12, नैतिक मूल्यों का पालन। नैतिक मूल्य क्या है? नैतिक मूल्य का मतलब हमारी पर्सनल जो जिम्मेदारी है वो क्या है। इस दुनिया में आपकी पर्सनल जिम्मेदारी क्या है? आप जा रहे हो, यहाँ पर रास्ते में कांटे पड़े हुए हैं, तो आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? पड़े रहने दो या उठाओ? उनको उठा दो, यह आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। मान लो कोई जा रहा है यहाँ पर, उसके 100 रुपया गिर गया, उसको नहीं पता, मैंने वो 100 रुपया उठा लिया। अब मेरी नैतिक जिम्मेदारी क्या है कि मैं उसको आवाज़ देकर वापस करूं। अगर मैं अपनी नैतिक जिम्मेदारी का पालन नहीं करूंगा तो मेरी ज़िंदगी बेकार हो जाएगी। इसलिए अगर हर आदमी नैतिक जिम्मेदारी का पालन करता है तो हमारे देश से रिश्वतखोरी, चोर बाजारी, 2 नंबर के धंधे खत्म हो जाएंगे। यहाँ पर नैतिक जिम्मेदारी का अगर कोई पालन करेगा तो हर इंसान को जॉब मिलेगी, क्योंकि रिश्वतखोरी नहीं होगी ना, आपको मौके मिलेंगे। आपकी नैतिक जिम्मेदारी क्या है? परिवार में आपके पिताजी माताजी कमा रहे हैं, लेकिन आपकी भी तो कुछ जिम्मेदारी होगी ना परिवार में, कि पिताजी दिहाड़ी करके ला रहे हैं और आप उनसे आईफोन की मांग कर रहे हो, तो ये गलत है, क्योंकि उनके बजट के बाहर है। तो अपनी नैतिक जिम्मेदारी को संभालो, अपनी नैतिक जिम्मेदारी को परिवार में संभालो। माँ के साथ कोई काम करा दो, थोड़ा बर्तन मंजा दो, थोड़ा रोटी पकवा दो, अपनी बिस्तरा जो है आप बिछा लो, सवेरे उठ के अपना बिस्तरा आप तय कर दो। जितने भी बच्चे हो, आपकी नैतिक जिम्मेदारी ये है कि आप खुद तैयार हो जाओ। आप मम्मी को आवाज़ मारते हो, मम्मी मेरा सूट देना, मम्मी मेरी जुराबें कहाँ पड़ी हैं, मम्मी मेरा जूता कहाँ पड़ा है, पापा मेरा पेन पकड़ाना। अब जो आदमी अपना पेन आप नहीं पकड़ सकता, मम्मी ये लाइट ऑन कर जाना, मम्मी पंखा चला देना, जो अपना पंखा नहीं चला सकता,
अपनी लाइट ऑन नहीं कर सकता, अपनी जुराबें आप नहीं पहन सकता, ज़िंदगी में क्या कामयाब होगा। इसलिए बच्चों, आपकी नैतिक जिम्मेदारी, अपनी किताबें संभालो खुद, अपने बस्ते में रखो, अपने कपड़े सवेरे आप स्नान नहाओ, आप खुद तैयार हो, आपने रोटी खाई वो बर्तन रसोई तक पहुंचा दो। तो ये नैतिक जिम्मेदारी अगर आप संभालते हो और इन चीज़ों को ज़िंदगी में लागू करते हो तो ये संसार जो है हमारा स्वर्ग हो सकता है। आगे है नंबर 13, जो आपका ज्ञान है उसको बांटो, साझा करो। ज्ञान को साझा करो। साझा करो का मतलब कि मैं जो कुछ सीखा है मैं आपको बताऊं, आपने जो सीखा है मेरे को बताओ। तो क्या होगा, कुछ आपसे मेरे को मिला, कुछ मेरे से आपको मिला, हमारे ज्ञान में विस्तार होगा। नंबर 2, जो कुछ आपने पढ़ा है, इस बेटी ने कुछ पढ़ा और इस साथ वाली बहन को बता दिया कि मैंने आज ये पढ़ा था, तो जब ये बताएगी बेटी, इसका रिवीजन हो जाएगा, इसको वो चीज़ याद हो जाएगी और साथ में उस बेटी को भी कुछ मिलेगा। और अगर इसके में कुछ कमी हुई तो वो उसमें कुछ ऐड कर देगी। इस तरह हमारे ज्ञान में बढ़ोतरी होती जाएगी। अपने ज्ञान का साझा करो, अपने माँ बाप के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। और लास्ट मैं पॉइंट बता रहा हूँ, जागरूकता। नंबर 14, जागरूकता। जागरूकता का मतलब यह है जागरूक होना। जागरूक होना, किसी भी मुद्दे पर विचार करने से पहले, किसी भी मुद्दे पर फैसला लेने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह से विचार कर लेना, उसके बारे में अच्छी तरह से सोच लेना कि जो मैं फैसला लेने जा रहा हूँ, क्या ये मेरा फैसला ठीक है, क्या मैं जिस रास्ते पर जा रहा हूँ ये रास्ता बिल्कुल ठीक है, उसके बारे में फैसला लो। कुछ 3-4 आदमी थे, नदी पार करनी थी, उन्होंने नदी पार करनी थी और नदी में पानी था 7 फुट, 7 फुट पानी बह रहा है। वो 3 आदमी हैं, 3 आदमी नदी पार करनी है। तो उन्होंने सोचा, फीता लिया, पानी लिखा था 7 फीट गहरा है, उसने फीते से नापा कि मेरा कद 5.5 फुट है, मेरी बेटी का कद 4.5 फुट है, कितना हो गया, 14 फुट, और मेरे बेटे का कद 5 फुट है, कितना हो गया, 19 फुट, और पानी है 7 फुट, तो हम 19 फुट निकल जाएंगे, तीनों बीच में बड़े, तीनों बह गए। अब 7 फुट पानी है और तीनों का कद जोड़ लिया कि हमारा कद तो 12 फुट या 15 फुट या 14 फुट बनता है, और तीनों पानी में घुसे, तीनों के तीनों खत्म हो गए। तो फैसला गलत है ना। पहले सोचना चाहिए ना कि 7 फुट पानी में से अकेले अकेले ने निकलना है। एक आदमी पानी में डूब रहा था और हाथ पांव मार रहा था, इधर कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा, हाथ पांव मार रहा था, इधर से कुछ मिल जाए, इधर से डूब रहा था घोड़ते। उसके हाथ में एक मछली आ गई, मछली को पकड़ लिया और मछली को पकड़कर बोला कि ये मछली, मेरे को डूबने से बचाने वाला कोई नहीं मिला, मेरे को अफसोस है कि मैं डूब रहा हूँ, पर मेरे को खुशी है कि तेरे को मैं नहीं डूबने दूंगा, तेरे को मैं बचा दूंगा। उसने मछली बाहर फेंक दी कि तेरे को मैं बचा देता हूँ, बाहर मछली मर गई, अंदर आदमी मर गया। गलत फैसला है ना। इसलिए सोचो कि जो मैं करने जा रहा हूँ वो क्या है। जागरूकता का मतलब कोई भी फैसला लेने से पहले, कोई भी काम करने से पहले उसके नतीजे के बारे में सोच लो। और नंबर 15 आखिरी पॉइंट है, सकारात्मक बने रहो, ऑलवेज बी पॉजिटिव। सकारात्मक बने रहो। सकारात्मक या पॉजिटिव थिंकिंग का मीनिंग क्या होता है। हम ये सारी बातें सुनकर, आप में से ज़्यादा बच्चे ये सवाल कर सकते हैं कि अंकल अगर हम तो अच्छा करें और दूसरे लोग ना करें तो फिर, ये हमारा सवाल होता है ना कि हम तो अच्छा करें अगर दूसरे ना करें तो फिर। ये एक बहुत अच्छा बहाना है अच्छा ना करने के लिए कि ये क्लास वाले नहीं करते तो फिर मैं क्या करूं। ये एक बहाना है। सकारात्मकता का मतलब ये होता है, पॉजिटिव थिंकिंग का मीनिंग ये है
कि बुरी से बुरी सिचुएशन में मैं अच्छे से अच्छा क्या कर सकता हूँ। बुरी से बुरी सिचुएशन में मैं अच्छे से अच्छा क्या कर सकता हूँ। जैसे सारे गांव का गंदा पानी एक पोखर में भरा हुआ है, सारे गांव की गंदगी है, और कमल का फूल ये कहे कि यार यहाँ तो सारे गांव की गंदगी है, मैं क्या करूँ, तो कमल का फूल कभी खिल पाएगा। कमल का फूल गंदगी की परवाह नहीं करता, उस गंदगी में खिलता है। इसीलिए कमल के फूल की वैल्यू है कि वो गंदगी में खिलता है। तो बच्चों, आपने कमल का फूल बनना है। चाहे ये समाज में कितनी भी नेगेटिविटी हो, आपने कमल के फूल की तरह खिलना है कि बुरी से बुरी सिचुएशन में मैं अच्छे से अच्छा क्या कर सकता हूँ। गुलाब का फूल अगर ये सोचे कि यार इतने सारे कांटे, ये तो इनमें चुभन हैं, कठोर हैं, तो मैं क्या करूँ, ये तो मेरे को चीर देंगे, पर गुलाब के फूल ने ऐसा कभी सोचा है? गुलाब का फूल खिलता है। गुलाब के फूल की वैल्यू ही कांटों की वजह से कि वो कांटों में खिल रहा है। इसलिए आपने गुलाब का फूल बनना है। कितने भी कांटे हों, आपने खिलना है। मैं छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ। गुलाब का एक फूल था और गुलाब की कली, फूल नहीं कली, जो भी खिली नहीं है, गुलाब की कली ने सोचा कि मैं खिलूं, मैं खिल जाऊं, मैं फैल जाऊं। पर उसने कहा कि मैं चलो किसी से सलाह ले लेती हूं। सूरज से सलाह ली कि ऐ सूरज, मैं खिलना चाहती हूं, मैं खिल जाऊं, मैं फैल जाऊं। सूरज हंसा और बोला कि ऐ गुलाब की कली, तेरे को खिलने का कोई फायदा नहीं है। क्या फायदा होगा, तेरे में कौन सा मेरी तरह तेज तप है, मेरा तो इतना तेज तप है, तू खिल के क्या करेगी। गुलाब की कली निराश होगी। गुलाब की कली ने हवा से पूछा कि ये हवा, मैं खिल जाऊं, मैं फैल जाऊं। हवा बोली, ए गुलाब की कली, खिल के क्या करेगी, तेरे में कौन सी रवानगी है, मेरे में तो रवानगी है। मैं एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हूँ, तू तो जा नहीं सकती, क्या करेगी। गुलाब की कली फिर नहीं खिली। गुलाब की कली ने कांटों से पूछा, मैं खिल जाऊं। कांटे बोले, खिल के क्या करेगी, हम तो कठोर हैं, अपनी रक्षा कर सकते हैं, खिल के क्या करेगी। गुलाब की कली निराश हो गई। इतने में एक मधुमक्खी आई, गुलाब की कली के चारों तरफ मंडराई और निराश होकर चली गई। एक भंवरा आया, भंवरा वहाँ पर उड़ा लेकिन निराश होकर चला गया। एक राहगीर आया, उसने इस गुलाब की कली की तरफ देखा और निराश होकर चला गया। गुलाब की कली में पॉजिटिविटी थी, बोली कि कुछ भी हो, मैं खिलूंगी, मैं फैलूंगी। गुलाब की कली खिली, गुलाब का फूल बन गई। जो सूरज कहता था कि तेरे में कौन सा तेज तप है, सूरज ने अपना पूरे का पूरा तेज तप उस कली से कुर्बान कर दिया। जो हवा कहती सी तेरे में कौन सी रवानगी है, उस हवा ने गुलाब के फूल की खुशबू को अपने कंधों पर बैठाया और चार चुफेरे फैला दिया, चारों तरफ फैला दिया। उसकी सुगंध चारों तरफ फैल गई। जो कांटे थे उन्होंने अपने आप पर बहुत गर्व किया कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमारे पास गुलाब का फूल खिला हुआ है। इतने में मधुमक्खी आई, बड़ी आराम से, बड़ी खुशी से गुलाब के फूल में बैठी और वहाँ से शहद लेकर, परागकण लेकर उड़ गई। भंवरा आया, उस फूल के चार चुफेरे मंडराया और उसने सुगंध का आनंद लिया। वो मुसाफिर वापस आया, उसने फूल की सुंदरता देखी और उस फूल की सुंदरता और सुगंध का आनंद लिया। इसको कहते हैं पॉजिटिविटी। सकारात्मक बने रहो, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। आप जो भी पाना चाहो वो पा सकते हो, आप में विल पावर चाहिए। किसी ने एक बात कही है, ये नोट कर लेना और अपनी जिंदगी में लागू कर लेना। वो कहता है कि अगर इस दुनिया में सफलता का रास्ता है तो मैं खोज लूंगा। अगर इस दुनिया में सफलता का रास्ता है तो मैं क्या करूंगा, मैं खोज लूंगा। दोबारा फिर सुन लो, अगर इस दुनिया में सफलता का रास्ता है तो मैं खोज लूंगा,
और किसी ने कहा अगर सफलता का रास्ता ना हुआ तो बोला मैं बना दूंगा। अगर इस दुनिया में सफलता का रास्ता है तो मैं खोज लूंगा, और अगर इस दुनिया में सफलता का रास्ता नहीं है तो मैं बना दूंगा। अपने अंदर ये विल पावर बना के रखना, अपने अंदर सकारात्मकता रखना। दुनिया की कोई भी ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। आप जो भी डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक बनना चाहते हो, दुनिया की कोई पावर आपको नहीं रोक सकती। अगर आप जो आपको 15 पॉइंट बताए हैं इनको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करते हो। बच्चों, आप आने वाले समाज के कर्णधार हो। आपने आने वाले डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक बनना है, एमएलए, एमपी, प्रधानमंत्री बनना है, इस समाज को संभालना है। इसलिए इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लागू करना, इस समाज को अच्छा बनाना, इस देश को ऊंचाइयों पर ले जाना, इस समाज को स्वर्ग बनाना, ये आप सबका फ़र्ज भी है और आप सबका हक भी है। मैं यहाँ समाप्ति करता हूँ, पर उससे पहले मैं अपने बारे में आपको बताना चाहूँगा। मेरा नाम मोहर सिंह है, मैं यूके का सिटीज़न हूँ और वहाँ से मैं इंडिया में चार चीज़ें लेकर आया हूँ, अपना एक एम, गोल लेकर। करीब साल के लिए यहाँ पर हूँ। मेरे 4-5 साथी हैं जिन्होंने मेरी ड्यूटी यहाँ पर लगाई है। वो 4 काम करने हैं। पहला काम कि नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे हुआ जाए। जो लोग चिंता में फंसे हुए हैं या ओवर थिंकिंग का शिकार हैं, तो उस ओवर थिंकिंग से बाहर कैसे आया जाए, उनको सजेशन देना, उनको गाइड करना। ये नंबर 2, जो फैमिली रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फैमिली रिलेशनशिप में पारिवारिक समस्याएं हैं। हमारे घर में छोटा छोटा क्लेश हर घर में होता है, हमारे में भी, आपके में भी। तो वो जो क्लेश हैं, छोटे छोटे झगड़े हैं, विवाद हैं, वो क्यों पैदा हो जाते हैं, उनके रीज़न क्या हैं और उनका सॉल्यूशन क्या है, पारिवारिक समस्याओं का हल। नंबर 3, जो लोग नशे करते हैं, चाहे वो जवान हैं या बुज़ुर्ग हैं, तो नशों का दुष्प्रभाव बताना, नशों के आदी लोग क्यों हो जाते हैं और उन नशों में से बाहर कैसे आया जा सकता है, उनका मार्गदर्शन करना। और चौथी बात, जो हमारे बच्चों की या किसी की भी पढ़ाई की तरफ से बेरुखी है, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता, पढ़ाई में मन नहीं लगता, लेकिन सोशल मीडिया पर हम खचित हैं सवेर से लेकर शाम तक, तो उस सोशल मीडिया से कैसे बचा जाए और पढ़ाई में ध्यान कैसे लगाया जाए। और 5वीं चीज़, जो गरीब बच्चे हैं उनका सहयोग करना। ये 5 काम मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। अगर इसमें से आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो, मान लो कोई ओवर थिंकिंग का शिकार है या किसी की कोई पारिवारिक समस्या है, तो आप मेरा सहयोग ले सकते हो। मेरा फ़ोन नंबर है 98 726 13 340, 98 726 13 340। ये मेरा इंडिया का नंबर है, 13 340, 98 726 13 340, 98726 13340। ये मेरा इंडिया का नंबर है और व्हाट्सएप है। आप किसी भी समय मेरे को व्हाट्सएप कॉल कर सकते हो या वैसे कॉल कर सकते हो, लेकिन एक ध्यान रखना कि मैं किसी का फ़ोन उठाता नहीं हूँ। उसका एक रीज़न है, मेरा फ़ोन 24 आवर साइलेंट रहता है, क्योंकि कभी मैं गुरुद्वारे में कथा कर रहा हूँ, कभी क्लास में हूँ, इसलिए फ़ोन साइलेंट रखा होता है। फिर मैं मिस कॉल देखकर बैक कॉल करता हूँ। जब भी आप कॉल करोगे, एक कॉल करके छोड़ दो, आपको बैक कॉल ज़रूर आएगी। अगर किसी को मेरी ज़रूरत हो तो आप हमारे बच्चे हो, किसी भी समय मेरी सहायता ले सकते हो। इतना कुछ कहता हुआ मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। अगर मेरे से बोलते हुए कोई गलती हुई हो तो मैं क्षमा चाहूँगा। यहाँ के जो टीचर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, प्रबंधक हैं, अमनिंदर सिंह जी, अमनप्रीत सिंह जी, और आप जो अध्यापक बैठे हो, यहाँ के जो प्रबंधक हैं, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने यहाँ पर टाइम दिया और आपके रूबरू किया। आप सारे बच्चियों का मैं तहे दिल से आभारी हूँ, जिन्होंने अपना टाइम निकाला और बड़े प्यार से सुना। कोई खटपट नहीं की, इधर उधर ध्यान नहीं दिया, आपने ध्यान से सुना। आप सारों का धन्यवाद। वाहिगुरू जी का